हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है और आप सभी लोग आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जो भी रहेगा, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यानी आप 70 में 70 का भी स्कोर यहां से कर सकते हैं एक वीडियो देखने के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे क्या होगा, कैसे क्या प्रश्न आएंगे, सारी चीजें इसी वीडियो में मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से 20 नंबर आपको मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये सभी, और इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कथन इस प्रकार से हैं: हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तीसरा कथन है, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य है। चौथा कथन है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। यदि प्रश्न में आ जाए कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप लोग ध्यान देंगे, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आप लोग नोट करते जाना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से किया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? और इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रट लेना, और साथ ही यदि हो सके तो आप इन्हें अपनी नोट्स पर लिख लेना, क्योंकि लिखने से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के बीच का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। यानी सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच का समय शुक्ल युग का समय है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और प्रश्न संख्या 5 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी जी की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 ईस्वी में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों सन 1943 ईस्वी। और तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने।
अगला प्रश्न है, साकेत रचना है, किसकी रचना है साकेत? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न और आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि साकेत जो रचना है यह किस युग की रचना है? तो साकेत जो है मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, साकेत द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न अगला है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी न किसी युग की समय सीमा से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न अगला है, यशोधरा रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या है? यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ये प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? यानी रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर उत्तर होगा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के बीच का समय रीतकाल के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगला है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, में कौन सा रस है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हास्य रस, क्योंकि यहाँ पर हास्य रस का ये जो है ये उदाहरण है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नाना वाहन नाना वेशा, यानी अनेक प्रकार के वाहन और अनेक प्रकार की वेशभूषा के लोग। बिहसे शिव समाज निज देखा, और जब शिव शंकर भगवान ने अपनी समाज को देखा, अपनी बारात को देखा, जब बारात जा रही थी शिव शंकर भगवान की, शंकर जी की, उसी का वर्णन है दिए गए उदाहरण में। तो जब उन्होंने अपने समाज को यानी अपने बारातियों को देखा तो मेरे प्यारे बच्चों उनको हंसी आ गई। तो यहाँ पर रस कौन सा है? हास्य रस है। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्वेद। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर, मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वरना आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न छूट सकते हैं। मनु मानो जनु जानो, मनहु और जनहु, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि ये जो हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द लिखा होगा वहां पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अगला प्रश्न है, रोला किस प्रकार या किस तरह का छंद है? इसका उत्तर होगा रोला सममात्रिक छंद है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुचर में उपसर्ग कौन सा है? यहाँ पर अनु है। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अनुचर में उपसर्ग कौन सा होगा, अन, उप या परि, तो आप एक ट्रिक आजमा लीजिएगा। जैसे लिखा है अनुचर लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे, या लिखा है परिवार, या लिखा है परिवार, या लिखा है उपकार,
या लिखा है अभिमान। ये शब्द लिखे हुए हैं, कोई भी आ सकता है, परिवार में पूछ सकता है या उपकार में या अभिमान में। तो हमेशा याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है प्रत्येक शब्द के, यानी जिस शब्द में जुड़ता है उपसर्ग वह आगे जुड़ता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे यानी पूर्व यानी पहले जुड़ता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे अनुचर है तो आप इसको आधा कर दीजिए इस तरीके से, चर बचा यानी आगे क्या है अनु, तो आप मान लीजिए यहाँ पर उपसर्ग क्या बचा अनु है, चर में जुड़ा हुआ है अनु, उपसर्ग क्या है अनु। परिवार लिखा है, इसको आधा ऐसे कर लीजिए। एक तरीका बता रहा हूं आपको, कहीं कहीं पर ये तरीका काम करता है लेकिन कुछ शब्दों में ये तरीका नहीं काम करता, लेकिन इस तरह के जो आएंगे इसमें बिल्कुल आप देख रहे हैं काम कर रहा है। जैसे परिवार है, इसको मैंने आधा कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, वार अलग हो गया, परिवार अलग हो गया। और हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं ये होते हैं आगे लिखे हुए, यानी आगे जुड़ते हैं किसी भी शब्द के और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर है उपसर्ग। अब उपकार लिखा है तो इसमें भी आधा कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उप है उपसर्ग, बाकी मूल शब्द क्या है कार। अभिमान है तो यहाँ पर इसको आधा करेंगे तो मान है मूल शब्द और उपसर्ग क्या है अभि। इस तरीके से भी आप उपसर्ग पहचान सकते हैं। तो अनुचर में अनु उपसर्ग है। तिरंगा में समास कौन सा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तिरंगा में मेरे प्यारे बच्चों है द्विगु समास। मैंने आपको बताया भी था कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद भी जिसे कहते हैं पूर्व पद, पहला पद यानी पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो। और उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या हो, किसी समूह या समाहार का बोध कराए, किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास। अब यहाँ पर तिरंगा है, तिरंगा में पहला पद है ती और रंगा है दूसरा पद। तो ती से हमें किस संख्या का बोध हो रहा है, यानी किसकी किस गिनती का ज्ञान हो रहा है, तीन गिनती का। और बाकी दूसरे पद से रंगों का समूह या समाहार, तो यहाँ पर है द्विगु समास। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अगला है, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तेभ्या, पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न अगला है, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पिताजी ने। प्रश्न अगला है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य कैसा होता है। तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता हो वह वहां पर वाच्य होता है भाववाच्य। प्रश्न अगला है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो इसका उत्तर होगा बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों चिंतामणि आचार्य रामचंद्र, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है। तो गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, रंगभूमि और मेरे प्यारे बच्चों कर्म भूमि, ये हैं क्या, ये सभी रचनाएं हैं मुंशी
प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद जी की ये सभी रचनाएं हैं। और यदि प्रश्न में आ जाता है कि गोदान या गबन या सेवा सदन या निर्मला या फिर रंगभूमि या कर्मभूमि किस विधा पर आधारित हैं, तो ये सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न अगला। यहाँ पर ये जो है प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो इसका उत्तर क्या है, सन 1919 से 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ ले कि नीड़ का निर्माण फिर यानी नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर नामक रचना के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये नीड़ का निर्माण फिर और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। प्रश्न यहाँ पर अगला है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास मेरे प्यारे बच्चों किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न यहाँ पर अगला है मधुशाला। मैंने आपको अभी अभी बताया और यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुबाला किसकी रचना है? आप लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, मधुशाला और मधुबाला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये तीनों ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। भारत भारती किसकी रचना है? अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, आप सभी जानते हैं। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसको भी मैंने बता दिया है, 1843 से अब तक। अगला प्रश्न है, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम रीतिकाल के कवि हैं। मतिराम की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है ललित ललाम। ललित ललाम मतिराम जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव आपको पता ही है, मैंने बताया भी है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर मनु मानो जनु जानो मनोह जनहु आदि, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मनु मानो जनु जानो मनोह जनहु आदि, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और यदि किसी भी उदाहरण में ये आ जाते हैं तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न अगला है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दीर्घ आ, यानी जिसे बड़ा आ भी कहा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों वाक्य के भेद होते हैं 5। यहाँ पर आप देखोगे, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्त क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताभ्यः शब्द में वचन और विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 यानी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर होगा वह, ये सर्वनाम है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, यानी सही कथन की पहचान कीजिए। अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। दूसरा कथन शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। तीसरा कथन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। चौथा कथन है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? तो बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। प्रश्न अगला है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और यह भगवत शरण उपाध्याय भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न यहाँ पर है, खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कामायनी महाकाव्य की रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने। मेरे प्यारे बच्चों, अनामिका के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनामिका रचना है मेरे प्यारे बच्चों किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जिन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था सन 1943 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के, इसका उत्तर क्या होगा? राजा लक्ष्मण सिंह जी। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तार सप्तक के संपादक कौन थे? मैंने आपको बताया भी था, और उत्तर क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? तो यहाँ पर है करुण रस, और जिसका स्थायी भाव होता है शोक। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रोध। प्रश्न अगला है, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। अगला प्रश्न है, रोला में कितने चरण होते हैं? तो मैंने आपको बताया है 4 चरण होते हैं, और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं भी होती हैं। प्रश्न अगला है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको बताया था अभी अभी एक ट्रिक, कि इस तरह के शब्दों को आप इस तरह से आधा कर दें। बस उपसर्ग हमेशा आगे रहता है, और जो मूल शब्द होता है वो पीछे, यानी मूल शब्द के आगे ही उपसर्ग जुड़ते हैं। तो मान है मूल शब्द। मान क्या है? मूल शब्द है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अप क्या है? यही है उपसर्ग। अब यहाँ पर विकल्प आपको भ्रमित करने के लिए मान भी दिया गया है। विकल्प आप देख पा रहे होंगे, मान भी लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही है। चर और अचर में समास कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जिस पद में, यानी जहां पर पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद क्या है? चर है। दूसरा पद क्या है? अचर है। और दोनों ही पदों की क्या हो? प्रधानता हो। दोनों पदों की बराबर वैल्यू हो, जैसे कि लाभ हानि, लाभ हानि, जैसे कि पाप पुण्य, पाप पुण्य, जैसे कि सुख दुख, सुख और दुख। इस तरीके से इन दोनों, यानी इन उदाहरणों में मेरे प्यारे बच्चों दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों की बराबर वैल्यू है, और इनका विग्रह करने पर और आ जाता है। क्या आता है?
और आता है, यानी और विभक्ति का लोप हो जाता है जब इनका समास होता है। तो यहाँ पर चर और अचर में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो हिमांशु, सुधांशु, इंदु ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? युष्मत की विभक्ति और वचन, यहाँ पर उत्तर होगा पंचमी विभक्ति बहुवचन का है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विधेय वाक्य का तत्व नहीं है, बाकी सभी वाक्य के तत्व हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका उत्तर होगा, यहाँ पर भावे प्रयोग, कर्मण प्रयोग या कर्तव्य प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं कर्तव्य प्रयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? तो यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। प्रश्न अगला है, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो यह रचना धर्मवीर भारती जी की रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ ले कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित है तो उत्तर होगा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक मैंने आपको बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के प्रणेता कौन हैं? तो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? जो कि हिंदी का प्रथम नाटक है, इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है कथन, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा, आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा कथन है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो उत्तर क्या होगा इन चारों कथनों में से? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, यही कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी ये कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट लेना। ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों को आप लोग रट लेना, लिख लेना। रीत मुक्त कवि कौन है? रीत मुक्त कवि हैं दिए गए विकल्पों में से आलम। रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो रसखान कवि ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। आपने रसखान जी के द्वारा रचित सवैये शीर्षक पढ़ा होगा, जितने भी सवैये हैं सभी ब्रज भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार तो मैंने आपको बताया ही है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। भारतेंदु युग का काल यानी समय सीमा क्या है? तो सन 1868 ईस्वी से, सन 1868 ईस्वी से 1900 तक का समय भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है। रस के कितने भेद होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 9 प्रकार से। मुख्य रस 9 प्रकार के होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण? ये बार बार प्रश्न आ रहा है, आप लोग ध्यान देंगे 4 चरण होते हैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद किया जाता है वहां अलंकार कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। अधपका में समास कौन सा है? तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? तो पंचानन का समास विग्रह होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 सिरों का समाहार। सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? सुहाग शब्द का तत्सम है सौभाग्य।
युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, तृतीया विभक्ति बहुवचन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मिश्र वाक्य कौन सा है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। प्रश्न अगला है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, कर्मवाच्य। मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा, यहाँ पर उत्तर है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक। मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश आपको तैयार कर लेने हैं ये वाले। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे या उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ये गद्यांश लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अथवा में गद्यांश यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। ये गद्यांश किस पाठ से है, पाठ का नाम गद्यांश के शुरुआत में ही लिखा है अजंता, और लेखक हैं इस पाठ के भगवत शरण उपाध्याय जी। आप लोग ध्यान देंगे भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है अजंता शीर्षक पाठ। और अजंता शीर्षक पाठ से एक गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला महत्वपूर्ण गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो ये गद्यांश भी मित्रता पाठ से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं लेखक। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला है यहाँ पर गद्यांश, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन। ये गद्यांश लिया गया है ममता शीर्षक पाठ से। लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तैयार कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है मित्रता पाठ से लिया गया है, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आप लोग इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ हेल्प आप सभी को मिल जाएगी। और इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।